हेलो फ्रेंड्स, आज हम सी और सी में फाउंडेशन में डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे फैक्टोरियल्स। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करें। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें मैं नए नए कंसेप्ट डिस्कस करूंगा जो आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेंगे। अब जैसे ये है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब दो तरह के प्रिंसिपल होते हैं, एक तो होता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ये। इसमें है देयर आर टू जॉब्स such that one of them can be completed in n ways and second job can be completed in n ways। एक को हम n तरीके से n ways में हम कर सकते हैं और दूसरे को n ways में कर सकते हैं। Then the two job in succession can be completed into m into n ways। ठीक है। अब मैंने एक एग्जाम्पल कोट किया यहाँ पर, जैसे कहा कि किसी स्कूल को यानी क्लास टीचर को अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करना है किसी फंक्शन में। तो हमने कहा कि भाई हमारी क्लास में 15 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं और रिप्रेजेंट करा रहे हैं फंक्शन में। तो इन हाउ मेनी वेज कैन टीचर मेक दिस सिलेक्शन, कैसे करेगा? अब टीचर कैसे करेगा? उसके पास बॉयज कितने हैं? 15। तो 15 में से किसी एक को भेज देगा तो उसकी क्लास का बॉय का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ऐसे उसके पास गर्ल्स हैं, उसकी क्लास में 10 में से एक गर्ल्स को भेजेगा तो उसकी क्लास का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। मतलब एक बॉय और एक गर्ल्स का रिप्रेजेंटेशन कराना है उसे। तो टोटल जो बेज होंगे वो क्या होंगे? 15 इंटू 10, तो हो जाएंगे 150 बेज हो जाएंगे कुल। इतने तरीके से वो अपनी क्लास का रिप्रेजेंटेशन करा सकता है। ये केवल दो लोगों के लिए, दो जॉब्स के लिए नहीं है, दो से ज्यादा के लिए भी ठीक होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 दिया, मैं 3 भी दे सकता हूँ। जैसे M, N, L, P 4 दे सकता था। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल वर्बल बता रहा हूँ कि किसी स्कूल में फिजिक्स के कुछ टीचर हैं, केमिस्ट्री के कुछ टीचर हैं, मैथ्स के कुछ टीचर हैं और प्रिंसिपल को जो क्या है किसी सेमिनार में अपना प्रेजेंटेशन करवाना है तो वो एक एक टीचर्स को भेज सकता है। तो वो तीनों का मल्टीपल हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। मैं आगे अब डिस्कस करूंगा प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। देखिए नेक्स्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन में डिस्कस किया था। देखो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस में आपको बता देता हूँ, इससे आपको क्वेश्चन में पढ़ने में लैंग्वेज से प्रॉब्लम ना हो कि कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाए। देखिए एडिशन जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन था उसमें हम एंड वर्ड यूज करते थे कि वैसे जैसे बॉयज और गर्ल्स दोनों ही एक एक लेने थे। ठीक है। अब देखो अब ये वाला पढ़ेगा एडिशन, तो इसमें आइदर और वाली कंडीशन आएगी। तो ये कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन इफ देयर आर टू जॉब सच दैट दे कैन बी परफॉर्म इंडिपेंडेंटली इन m and n ways रेस्पेक्टिवली। यानी पहला वाला जॉब एक तरह से m तरीके से हो रहा है, दूसरा n तरीके से हो रहा है। देन आइदर ऑफ टू जॉब्स, देखो यहाँ पे आइदर वाली कंडीशन आ गई। आइदर और में हमेशा एडिशन लगता है। आइदर द टू जॉब्स कैन बी परफॉर्म इन m plus n ways। अब हुआ क्या कि जैसे इसके पास m वेज है तो m में से m तरीके हैं तो m में से कोई एक तरीका ले लेगा तो हम m वाला चूज कर सकते हैं। और दूसरे केस में n है, n में से कोई एक ले लेंगे तो n कर सकते हैं। क्योंकि उसको m और n में से एक ही लेना है तो इसलिए यहां पर m plus n आ जाएगा। और अगर m और n दोनों लेने होते जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ उसमें था मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता था, दोनों का मल्टीप्लाई होता था। ऐसे एग्जाम्पल देखो, मैंने ये वाला एग्जाम्पल कोड किया था सेम, बस यहाँ पर आइदर वाली कंडीशन लगा दी है, उसमें एंड वाली कंडीशन थी। इन ए स्कूल देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स। द टीचर वांट टू सेलेक्ट आइदर अ बॉय और ए गर्ल। वहां पर एक वन बॉय एंड वन गर्ल सेलेक्ट करने थे टीचर को। यहां पर कह रहा है आइदर ए बॉय और ए गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास इन ए फंक्शन। इन हाउ मेनी वेज कैन टीचर मेक द सिलेक्शन। तो इसमें क्या हुआ, इसमें बॉयज और गर्ल्स में से टीचर को एक ही बच्चे को भेजना है फंक्शन में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। तो अब क्या हुआ, जैसे कि बॉय को भेजता है वो, तो बॉय के तरीके कितने हो गए? 15 में से किसी एक बॉयज को भेज देगा वो। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक ही को भेजना है, या तो बॉयज के गर्ल्स को, तो गर्ल्स कितनी है? 10, तो 10 में से कोई एक गर्ल भेज सकता है। तो कुल जो बेज हुए उसके पास भेजने के फंक्शन में रिप्रेजेंट करने के यहाँ पर 25 बेज हो जाएंगे। ठीक है। आगे हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अब देखिए मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनको डिस्कस करने हैं।
इसमें नॉर्मल केस में प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज होगा, एडिशन का कम यूज होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है ए रूम हैज 8 डोर्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ए मैन एंटर द रूम थ्रू वन डोर एंड कम आउट थ्रू द डिफरेंट डोर। वो ये कह रहा है कोई रूम है, ये अपना कोई रूम है, इसमें हमने 8 दरवाजे 8 डोर्स बना दिए, ये 8 डोर्स है, ये कंडीशन है, ये 8 डोर्स हैं। अब ये क्वेश्चन ये कहता है कि इस 8 डोर में सपोज कोई बंदा यहां से एंटर किया इसमें रूम में, ठीक है, तो किसी भी डोर से कर सकता है। उसके पास नंबर ऑफ वेज टू एंटर इन द रूम कितने हुए? 8। नंबर ऑफ वेज एंटर इन द रूम कितने हुए? इन रूम कितने हुए? 8 वेज, ठीक है ना। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन ये कहता है कि जिस दरवाजे से आप एंट्री मार रहे हैं कमरे के अंदर, उस दरवाजे से आप बाहर नहीं आ सकते। इसका मतलब है कि बाहर निकलने के रास्ता एक कम हो जाएगा, क्योंकि सपोज मैंने यहां से एंट्री मारी तो मेरे पास बाहर निकलने के ये तरीके हो गए, मैं इनमें से किसी 7 वेज में से बाहर निकल सकता हूं। तो दूसरा कह रहा है नंबर ऑफ वेज कम आउट फ्रॉम रूम, वो कितने हो गए? 7 वेज हो गए। तो ये दोनों कह रहा है, बोल रहा है कि एक अंदर जाए बंदा और बाहर आए, यानी दोनों काम होने हैं इसमें। तो इस केस में क्या होगा? इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग जाएगा, क्योंकि 8 तरीके से अंदर जा सकता है, 8 तरीके से अंदर जा सकता है, उसके 8 दरवाजे हैं, लेकिन जिस दरवाजे से वो अंदर जाएगा उससे बाहर नहीं आ सकता, तो बाहर निकलने के 7 वेज है। तो इसका मतलब कुल मिला के 56 वेज से ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने अगला लिखा हुआ है, देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है, 6 सवाल है मल्टीपल चॉइस आपके पेपर में आए हुए हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि 3 जो क्वेश्चन है, पहले 3 क्वेश्चन में 4 चॉइस दे रखी है। जो पहले 3 क्वेश्चन है इसमें दे रखे ABCD चॉइस, और जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है इसमें ABCDE चॉइस दे रखा है, 5 चॉइस दे रखा है। ठीक है जी, ये चॉइस है। तो जैसे 3 क्वेश्चन कर रहा है ये, तो हमें नहीं पता आंसर कौन सा होता है करेक्ट। तो पहले क्वेश्चन को करने के, पहले क्वेश्चन का आंसर देने के कितने तरीके हो गए भाई? एक बच्चे ने A लगा दिए, एक ने B लगा दिए, एक ने C लगा दिए, एक ने D लगा दिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन के आंसर देने के तरीके कितने हो गए? 4 वेज। और दूसरे क्वेश्चन के आंसर देने के भी 4 वेज हुए, क्योंकि इसमें 4 ही ऑप्शन है। तीसरे क्वेश्चन में फिर 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन वाले हो गए। अब वो ये कह रहा है कि नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है ना, उनमें 5 चॉइस दे रखी है, यानी उसमें ऑप्शन में ABCDE दे रखा है। तो मैं किसी को भी ऑप्शन में आंसर दे सकता हूं, है ना। तो मेरे पास जो नेक्स्ट है, चौथा क्वेश्चन है, उसके जो तरीके हुए आंसर देने के 5 तरीके, 5वें क्वेश्चन के 5 तरीके और 6वें क्वेश्चन के 5 तरीके आंसर देने के होंगे, क्योंकि उनमें 5 ऑप्शन थे, इनमें 4 ऑप्शन था। तो इसमें देखिए ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन लग गया यहाँ पर। और यहाँ पे देखो सारे केवल 2 के लिए नहीं है, ये कितने के लिए भी हो सकता है, इसलिए देखो इस समय मल्टीपल आ रहा है। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 64 इंटू 125। इसको आप कैलकुलेटर से मल्टीपल करके रख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड विदाउट यूजिंग द डिजिट्स 0, 2, 3, 4, 5, 6। देखो मेरे को 6 डिजिट दे रखे हैं। अब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन जो भी चैप्टर ये वाला है, इसमें वर्ड का मीनिंग बहुत जरूरी है। अगर वो आपको क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन आपको गलत हो सकता है, चांसेस है। अब इसने क्या कह दिया, देखो ध्यान से देखो, इसने कह दिया विदाउट यूजिंग, विदाउट यानी कहने को ना इन डिजिट को यूज नहीं करना। देखिए कोई भी नंबर फॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास डिजिट अवेलेबल कितने? 10 डिजिट अवेलेबल है। कहां से? 0 से 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये मेरे पास डिजिट है 10, ये अवेलेबल है। इनसे मैं किसी भी तरह के नंबर, कितने भी डिजिट के नंबर फ्रेम कर सकता हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये डिजिट को छोड़ करके, इन डिजिट को छोड़ करके 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, तो इसका मैं इन डिजिट को छोड़ दूं तो 0 छोड़ दिया तो 1 बचा, 2 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया, 6 छोड़ दिया, आप कौन से बच गए? 6, 7, 8, 9। मेरे पास ये 4 डिजिट और बचे हैं। मेरे को इस 4 डिजिट से 3 डिजिट का नंबर फ्रेम करना है। अब आप देखो, ध्यान से देखो, अब देखो मैं 3 डिजिट का नंबर फ्रेम कर रहा हूं, बॉक्स बना रहा हूं। अब यहां पे क्या होगा, एक पॉइंट और ध्यान रखने का है, जब तक कि क्वेश्चन में ये लैंग्वेज ना रखी जाए
कि नो डिजिट इज रिपीटेड, तब तक हम रिपीटेशन अलाउड वाला केस कंसीडर करके चलते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि कोई डिजिट रिपीट नहीं हो सकता, इसका मतलब इसमें डिजिट रिपीट हो सकता है। अब यहां देखिए आपके पास कितने डिजिट है, 4 डिजिट, और आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। 3 डिजिट का नंबर यूनिट, टेंस और 100 प्लेस। तो ये चारों के चारों जो आपके पास डिजिट है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां मैं कोई सा भी नंबर ले सकता हूं। तो जब इस प्लेस पर मेरे को 4 तरीके से नंबर कोई भी एक, चारों में से कोई एक ले सकता हूं, क्योंकि मेरा रिपीटेशन अलाउड है इसमें। तो अब मेरे पास ऐसा नहीं कि एक जो नंबर यहां आ गया तो बाकी नंबर यहां पर कम हो जाएगा, नहीं, लेकिन यहां पे फिर मैं 4 ले सकता हूं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, और यहां पर भी मैं 4 ले सकता हूं। तो इसको मैं 64 वे से कर सकता हूं, इसका आंसर आ गया 64। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपको ये कहूं, मैं यहां पर विदाउट की जगह यूजिंग, मैं ये अगर ये लाइन कैंसिल कर दूं, मैं कहूं फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स, अगर केवल इन डिजिट से यूज करके मैं नंबर फॉर्म करूं तो देखो मेरा क्वेश्चन मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखो। जैसे मैंने 3 बॉक्स बना लिए, तो एक बार ध्यान से देखने वाली बात है, पॉइंट कंसीडर करने वाला है कि लेफ्ट मोस्ट जो नंबर होता है 0 होता है ना, वो उसकी कोई काउंटिंग, जैसे मैंने कह दिया ये, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप 23 बोलेंगे, ठीक है। तो इसको 2 डिजिट नंबर ही बोलेंगे, ना कि इसको 3 डिजिट नंबर बोलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखो कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट में अगर 0 आता है तो उसकी कोई वेटेज नहीं होती, इसका मतलब उसको इग्नोर करके चलते हैं। तो मेरे को अगर इन डिजिट को यूज करके नंबर बनाने होते तो मेरे को 6 डिजिट दे रखे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट दे रखे हैं। तो यहाँ पे लेकिन 0 नहीं ले सकता, तो 0 नहीं ले सकता, तो यहाँ पे मेरे पास कितने डिजिट से नंबर ले सकता हूँ, 5 डिजिट से। तो 5 पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ गई, 0 के अलावा कोई भी डिजिट ले सकता हूं, लेकिन इस प्लेस पे 0 भी आ सकता है और इस प्लेस में भी 0 आ सकता है। तो इसके तरीके कितने हो गए, 180, ठीक है। ये ऐसे हो गया। मैंने क्वेश्चन को ये वाला केस वो है जबकि इन डिजिट को यूज करते हुए नंबर बनाना हो, लेकिन आपको एक्चुअल सवाल में इन डिजिट को छोड़ करके जो डिजिट बचते हैं उससे नंबर बनाना है, उसका आंसर ही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है, इनको ध्यान से पढ़ेंगे आप तो ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 3000 एंड 4000 कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट, इतने इतने इतने। अब देखो इसने स्पष्ट लिख दिया कि नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर, इसने रिपीटेशन अलाउड नहीं किया। इसका मतलब एक प्लेस पर अगर नंबर आपने कोई नंबर ले लिया तो वो नंबर वहां फिक्स हो गया, ठीक है। इसका मतलब वो नंबर कम हो जाएगा नेक्स्ट में बॉक्स में अगर सिलेक्शन करना है तो अब देखो 3000 4000 के बीच में नंबर बनाना है, इसका मतलब बीच कह रहा है ना, तो इसका मतलब यहां से लेकर के और यहां तक के नंबर में फॉर्मेशन करनी है आपको। ये 4 डिजिट नंबर है, तो यहां से सोचिए आप। अब जैसे 4 बॉक्स बना दिए मैंने आपके पास, 4 बॉक्स बना दिए। अब देखो आपको इस प्लेस पर जो आपका लेफ्ट मोस्ट प्लेस है इस पे आपको 3 लाना कंपलसरी हो गया है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि इसके बीच में यानी इनके बीच में नंबर चाहिए, यहां से यहां तक के बीच में नंबर चाहिए। तो इस प्लेस पर मेरे को 3 रखना कंपलसरी है। तो 3 एक बार ही आ सकता है, तो 3 लेने के तरीके कितने हो, एक तरीका है जिससे मैं 3 ले सकता हूं, और साथ में इसमें एक डिजिट रिपीट नहीं होंगे। तो इसका एक तो यहाँ पे फिक्स हो गया, एक डिजिट यहाँ पे फिक्स हो गया। अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 नंबर, 6 डिजिट से तो एक फिक्स हो गया। तो आपके पास अब कितने डिजिट बचे, 5 डिजिट बचे। तो यहाँ पे मैं 5 तरीके से लिख सकता हूं नंबर को, और यहाँ पर एक और डिजिट यहाँ फिक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर हम 4 तरीके से और यहाँ पर 3 तरीके से, तो 1 से 20 आ गया, ठीक है। अगर इसी केस को अगर ये वाला मैं लाइन कैंसिल कर दूं, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन नंबर, केवल इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड हो जाता, उस केस में आंसर क्या लिखते, देखो यहां तो फिक्स था कि 3 आता, लेकिन यहां तो फिक्स था 3 आता, लेकिन यहां पर जो क्या है ये 3 भी आ सकता था। तो इस केस में 6 यहां पे हो जाता, 6 यहां पे हो जाता और 6 यहां पे हो जाता। इसके तरीके 2 से 16 होते अगर वो ये कहता कि डिजिट रिपीटेशन अलाउड है, यानी ये कुछ भी नहीं लगता, ठीक है। तो उसका आंसर ये आता, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 such that 6 is the unit place। अब इसने क्या किया है, देखो आपके पास तो डिजिट्स हैं 0 से 9 तक, यानी 10 डिजिट्स हैं। 10 डिजिट्स में 6 जो कह रहा है वो यूनिट प्लेस पर कह रहा है, यानी 6 जो इसने यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो 6 लेने का तरीका तो एक ही है, 0 से 9 में 6 एक बार ही आएगा, तो आपने 6 यहाँ फिक्स कर दिया साहब, क्लियर है, ये एक बार 6 ले लिया। अब देखो हमारा इसमें कंसेप्ट है
जो पहले एंट्री हम फिक्स करते हैं ना, रेस्ट्रिक्टेड प्लेस से करते हैं। फर्स्ट ऑफ फिल अप द एंट्री एट द रेस्ट्रिक्टेड प्लेस, ये कंसेप्ट होता है। तो यहां पर मैंने आपको समझाया कि लेफ्ट मोस्ट पार्ट में कभी जीरो नहीं लेंगे, अदरवाइज उतने डिजिट का नंबर नहीं रहेगा जितना वो कह रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते? जीरो नहीं ले सकते। तो यहां पर जीरो नहीं ले सकते। तो यहां पर कितने, 1 से लेकर के 9 तक के नंबर हो गए। तो यहाँ पे 9 तरीके हो गए जिससे हम नंबर को ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे भरना चाहिए क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लग रहा था कि जीरो नहीं लेना है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखिए। दूसरा ये कह रहा है कि यूनिट प्लेस पर वो 6 ही लेना है। तो 6 लेने का तो एक ही तरीका हुआ, क्योंकि 0 से 9 तक में 6 एक बार ही आएगा। अब आपके पास ये डिजिट बचा। अब यहाँ उसने कुछ नहीं कहा है, तो यहाँ पर आपके पास डिजिट कितने हैं? 10 डिजिट हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 10 में से कोई भी आ सकता है, क्योंकि उसने रिपीटेशन इज नॉट अलाउड वर्ड नहीं बोला। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड नहीं बोला तो इसका आंसर आ गया ये। ठीक है, 90। अगर वो इसी क्वेश्चन को रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बोल देता, रिपीटेशन नॉट अलाउड बोल देता, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो क्या होता? रिपीटेशन नॉट अलाउड बोलता तो यहाँ पे क्या होता? 6। जैसे यहाँ पे 6 फिक्स हो गया, तो एक तो तरीका ये हो गया भाई साहब 6। अब यहाँ पे 0 ले नहीं सकते और 6 वहां फिक्स हो गया, तो यहाँ पे बचे आपके पास कितने डिजिट्स? 8 डिजिट। क्लियर हो रहा है? और फिर देखो 2 डिजिट फिक्स हो गए 10 डिजिट में से, तो आपके पास कितने डिजिट बचे? 8 डिजिट। तो इसका मतलब इसके तरीके आते 64। कब? जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होता। तो रिपीटेशन अलाउड है, कुछ नहीं लिखा, तो इसका आंसर आ गया 90। और नॉट अलाउड के केस में आंसर आता है 64। ठीक, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दोनों पार्ट आपसे पूछे हुए हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5, यानी 6 डिजिट दे रखे हैं, 0 से लेकर के 5 तक 6 डिजिट आपको दे रखे हैं। अब ये कह रहा है पहला केस में रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो देखो ये 4 डिजिट नंबर बनाना चाह रहा है, 4 डिजिट नंबर आपको बनाने हैं। ये 4 बॉक्स मैंने आपको बना दिए। अब यहाँ पे देखो रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड है, तो देखो यहाँ पे 0 तो आएगा नहीं, 0 नहीं आ सकता। तो आपके पास 6 नंबर दे रखे हैं जिसमें 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटी हुई, 5 में से कोई डिजिट ले लेंगे। ठीक है, अब रिपीटेशन इसने कहा अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, तो इसका मतलब एक डिजिट तो एंगेज हो गया। ठीक है, अब आपके पास कितने डिजिट बच गए? 5 डिजिट और बच गए। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है? 5 में से कोई एक ले लेंगे। और यहाँ पे अब कितनी पॉसिबिलिटी है? 4 में से कोई एक ले लेंगे। और यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 में से कोई एक ले लेंगे। क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सारे डिजिट लेने हैं, ये भी लेना है, इस प्लेस पर भी, इस प्लेस पर एंड लग रहा है, तो इसलिए ये कितना हो गया? 25 इंटू 12 मीन्स 300। ठीक है, सेकंड पार्ट ये कह रहा है, इसका सेकंड पार्ट कह रहा है रिपीटेशन और डिजिट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड है। अब देख रिपीटेशन अलाउड तो क्या कहानी होगी? 4 बॉक्स है अपने पास। ठीक है, अब यहां पर जो है रिपीटेशन अलाउड कह रहा है, तो देखो यहां पर कितना हो गया? यहां पर तो 0 तो आएगा नहीं, तो यहां पर 5 तो आना ही आना है, 5 आना है। अब क्या हुआ? आपके डिजिट तो 6 थे, रिपीटेशन अलाउड है, तो यहां पर 6 में से कोई भी यहां पे आ सकता है, 6 में से कोई भी यहां पे आ सकता है, और 6 में से कोई भी यहां पे आ सकता है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया उसने कोई भी। तो इसका मतलब इनका मल्टीपल कर लिया जाए तो ये आ जाएगा 5 इंटू 216, और 216 का मतलब 1080, ये आपका आंसर आ जाएगा। हम इस तरह से करेंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन थे।